स्टार्ट करें यहाँ से हम, बिकॉज देयर इज नो डाउट। तो इलस्ट्रेशन 9 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नोट डाउन कर लीजिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। दो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें सेपरेट से डिस्कस करने के लिए, एक पार्टनर्स लोन एसेट या लायबिलिटी दोनों केस में, और दूसरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देन इसके बाद हम करेंगे जनेंटिस, जो आपके फर्स्ट 18 क्वेश्चंस हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। और आज आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 1 to 18 ऑल क्वेश्चंस ओनली जर्नलिटीज हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। आपको जर्नल पास करना है, किसी में 2 एंट्रीज हैं, किसी में 5 एंट्रीज हैं, किसी में ज़्यादा हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। और ट्यूसडे को हम फाइनल डाउट्स लेंगे इस चैप्टर के। एक क्लास मैं कल रखूँगा संडे को, आपकी टेस्ट डिस्कशन, जो रिटायरमेंट और डेथ का टेस्ट हुआ था वो एक क्लास हम कल ले लेंगे। ओनली टेस्ट डिस्कशन हाफ एन आवर की होगी, वो हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट ट्यूसडे को मिलेंगे फाइनल डाउट्स के साथ। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इलस्ट्रेशन 9 सबने ओपन कर ली होगी। इस इलस्ट्रेशन को करने के बाद बेटा आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट रीड करते हैं, और इसमें कुछ बेसिक्स होंगे जो मैं आपको समझाऊंगा, जिसके थ्रू आप इजीली डिसाइड कर पाओगे इस क्वेश्चन के बाद कि हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केस में कब रियलाइजेशन काउंट को डेबिट करना है और कब नहीं करना, कौन से पॉइंट को इग्नोर करना है, किसको डील करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, L, a partner, was appointed to look after the dissolution work for which he was given a remuneration of 10,000. Very simple. हमने L को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसको 10,000 देने का प्रॉमिस कर लिया। तो बताओ, इज इट फर्म एक्सपेंस और नॉट? यस सर। अदर्स का आंसर नहीं मिला बेटा, क्या ये फर्म का एक्सपेंस है या नहीं है? अगर फर्म यस प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको 10,000 देंगे, तो क्या ये फर्म का एक्सपेंस है? अगर आपका माइंड कहता है यस, तो आप रियलाइजेशन काउंट को डेबिट करोगे। एक सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का, कि अगर आपका माइंड ये कहता है कि ये फर्म का एक्सपेंस है। रियलाइजेशन काउंट किसके लिए यूज होता है? फर्म के लिए। अभी तक मैंने आपको ये टॉपिक समझाया नहीं था अपनी तरफ से, आपके डाउट्स आते गए, उसके ऊपर हम बात करते गए, तो थोड़ा सा आपके माइंड में रफली आइडिया है इसके बारे में। बट इसके बेसिक्स क्या हैं इस टॉपिक के? हर टॉपिक के कुछ बेसिक्स होते हैं, अगर उनको माइंड में रखो। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि बेसिक्स पे कमांड रखिए। एग्जाम में जाने से पहले आपकी स्लीपिंग साइकिल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आप फ्रेश माइंड लेके जा रहे हो, कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती कभी भी बेटा। मैंने तो कभी 12th का सीबीएसई का पेपर टफ देखा ही नहीं है, इसलिए मुझे आज तक कभी टेंशन नहीं हुई। टीचर्स बहुत टेंशन में रहते हैं, मेरे कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब टेंशन में रहते हैं जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है, रिजल्ट वाले दिन भी। बट मुझे कोई टेंशन नहीं होती, बिकॉज जब आप दो चीज़ों पे ध्यान रखते हो, अपनी हेल्थ पे और अपने फाउंडेशन बेसिक्स पे, एग्जाम तो बहुत अच्छा ही आता है, कभी भी टफ आता ही नहीं। ये मान के चलो कि पेपर तो बहुत ईजी आएगा। कुछ एक पॉइंट टेक्निकल होते हैं जिन्हें हम सिंपल फाउंडेशन से, बेसिक से क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कोई भी पॉइंट आता है, तो इसके दो सिंपल बेसिक्स हैं बेटा, दो, ना तीन ना एक, दो सिंपल बेसिक्स हैं। पहला, हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये फॉर्म का एक्सपेंस है। अगर आपका माइंड कहता है यस, ये क्योंकि फॉर्म ही लिख रही है ना कि आई विल गिव यू 10,000, तो आपको पक्का रियलाइजेशन काउंट को डेबिट करना है 10,000 से। यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा। टू, दूसरा बेसिक, सेकंड बेसिक, क्या ये पैसा फर्म पे कर रही है या पार्टनर पे कर रहे हैं? चेक करके बताओ, ये 10,000 फर्म पे कर रही है, पार्टनर पे कर रहे हैं? फॉर्म पे कर रही हूँ।
तो रियलाइजेशन कौन डेबिट हो गया उस रीजन से, तो क्योंकि फर्म पे कर रही है तो फर्म का एक्सपेंस हो गया। दूसरा, किस फॉर्म में पे कर रही है, क्या फर्म इसे कैश में पे कर रही है या ये पार्टनर्स को उसकी कैपिटल के थ्रू पेबल है। कैसे पे होगा? एज कैपिटल। कैपिटल। मेरे दो क्वेश्चन है बेटा आपसे, फिर सुनिएगा ध्यान से। एवरीवन इस बात पर ध्यान दीजिए, ये 15 से 20 मिनट का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए आगे जाके। पहला क्वेश्चन, ये 10,000 क्या फर्म का एक्सपेंस है? यस सर, फर्म का एक्सपेंस है। ओके, रियलाइजेशन डेबिट होगा। नंबर 2, क्या फर्म खुद पे कर रही है? यस सर, फर्म ही पे कर रही है। लेकिन कैसे पे कर रही है वो साथ में ही है वो क्वेश्चन, ठीक है। फर्म पे कर रही है तो कैसे पे कर रही है, क्या कैश में पे कर रही है या पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करना है? क्योंकि ये पार्टनर को ही पेबल है, तो कभी भी पार्टनर को हम कैश नहीं देते, ये बात आपको स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एल्स कैपिटल डेबिट होगा। आई नो ये एंट्री आपको पहले से आती थी, बट वो बोनस समझो आप उसको, अगर पहले से आती थी। पहले हम एक आइडिया, बस एक गैस के तौर पे बना लेते थे एंट्री कि रिलेशन एक्सपेंस डेबिट होगा और पार्टनर को देना है। लेकिन यहाँ बेसिक्स की बात हो रही है, दो क्वेश्चंस के थ्रू आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। देखते हैं इस लाइंस का क्या मीनिंग है। पहला पॉइंट, क्या ये फर्म का एक्सपेंस है या पार्टनर का है? आपने बोला फर्म का है, तो रिलेशन डेबिट। दूसरा, इसे फर्म कैश में पे कर रही है या कैपिटल के थ्रू? कैपिटल के थ्रू। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबके लिए। नंबर 2, अब सेकंड पॉइंट रीड करो सब लोग। सेकंड पॉइंट रीड करके आइडिया लगाओ बेटा इन दो क्वेश्चन के थ्रू। एम कैपिटल टू रियलाइजेशन। अदर्स क्या कहते हैं? So no end will be passed. सॉरी सर। क्या होगा? No end will be passed. अब यहां लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एम। तो पहला क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो पार्टनर पे कर रहा है, क्या ये फर्म का एक्सपेंस है या नहीं है? बोलो। सोल्यूशन ही सोल्यूशन ही देखना Yes, किसी ने sir. भी बेटा, सोल्यूशन नहीं देखना किसी ने भी, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। सोल्यूशन मैं बनाऊंगा। अब बोलो। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स पेज को टर्न कर रहे हैं, दिख रहा है मुझे यहाँ से भी। पेज टर्न नहीं करना। हाँ जी, क्या ये फर्म का एक्सपेंस है या पार्टनर का? जल्दी बोलो। Firm partner का. दोनों वर्ड्स आ रहे हैं मुझे। फर्म का कौन बोल रहा है पहले वो बोलो, फर्म कौन बोल रहा है कि फर्म का एक्सपेंस है? आप में से कौन कह रहा है कि फर्म का एक्सपेंस है? फर्म का एक्सपेंस है, मैं कह रहा हूँ। और पार्टनर का एक्सपेंस कौन कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर। So मैं बेटा आप लोग बताओ, जो लोग कह रहे हैं कि पार्टनर का एक्सपेंस है, ये लाइन कहाँ लिखी है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। देखो, डिसोल्यूशन का मीनिंग पता है मुझे, एक्सपेंसेस ₹8,000, वर इंग्लिश होगी, पेड पे कर रहा है कोई, पार्टनर पे कर रहा है जिसका नाम एम है। अब इस पूरी लाइन में ये कहाँ लिखा है कि वो एम का एक्सपेंस है? ये बताओ। सर एम एग्री कर रहा ना कि केवल एक्सपेंस और में नहीं ही बेटा, ये पे क्या करना बात है. हुई? क्या आपको ये बात नहीं पता कि बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस पार्टनर पे कर सकता है? आप थोड़ा सा प्लस वन में जाओ, प्लस वन में जाओ। अगर मैं अपने प्लस वन स्टूडेंट को बोलता हूँ रेंट पेड बाय ओनर, वो पता है क्या एंट्री बनाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या आपको ये एंट्री नहीं सिखाई प्लस वन में? बताइए, बताओ। Yes, sir. सिखाई है ना तन्वी? आप तो प्लस वन स्टूडेंट ही हो। रेंट इज पेड बाय पार्टनर, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कहां लिखा है कि रेंट उसके घर का है? या ये कहां लिखा है
कि रेंट देने का प्रॉमिस पार्टनर ने किया था कि मैं पे करूंगा, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो कहीं नहीं लिखा बेटा। क्या ये लिखा है कि एम हैज टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंस? आपके माइंड में वो जो लाइन आती है ना, मुझे वही निकालनी है। एग्जाम में भी जो सिली मिस्टेक करते हो ना आप, आपके माइंड में इमेजिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं वो लाइन अपने आप आ जाती है, लिखित होती नहीं, बस आपको दिखती है। एम हैज टू बियर ऑल रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स कहाँ लिखे हैं, दिखाओ मुझे। सुन लो फिर से, एम हैज टू बियर ऑल रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये इंग्लिश कहाँ लिखी है, दिखाओ। कोई भी दिखा दे मुझे इस लाइन में। नहीं लिखी ना? नहीं लिखी? No. इसका मीनिंग डिसीजन रहेगा कि सर पहला डिसीजन हम ये ले रहे हैं कि ये एक्सपेंस फर्म का है। अगर ये फर्म का एक्सपेंस है तो फिर से पक्का क्या डेबिट होगा? Realization. मैं आपको वो बेसिक्स बता रहा हूँ बेटा, जिसके थ्रू कुछ भी आप सोच सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपसे परे नहीं है, आपकी नॉलेज से बाहर नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो, डायरेक्शंस की नीड होती है हमेशा। एग्जाम में हम सिली मिस्टेक करते हैं तो डायरेक्शंस कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाती है, तब भी तो हम अपने आप को समझा रहे होते हैं ना एग्जाम में, खुद से बात कर रहे होते हैं। एग्जाम में किससे बात करते हो? खुद से बात करते हो। मेरे को फोन करने का तो आपके पास होता नहीं सोर्स, किसी और से बात नहीं कर सकते वहां पे, तो खुद से बात करो ना, तो खुद को डायरेक्ट करो कि एग्जाम में मैं सोचूंगा कि क्या ये फॉर्म का है। अब कुछ नहीं लिखा तो फॉर्म का ही होता है, कोई भी एक्सपेंस फॉर्म का ही होता है। डिसोल्यूशन फॉर्म का ही तो हो रहा है, पार्टनर का थोड़ी हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आपसे? अगर ये फॉर्म का एक्सपेंस है, ओके डिसाइडेड है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट फॉर्म का मतलब फॉर्म का ही होता है। दूसरा पॉइंट, क्या फॉर्म इसे कैश में पे कर रही है? टेल मी, फॉर्म खुद पे कर रही है No, कैश sir. में? नो। फिर कौन पे कर रहा है फॉर्म के भी यहाँ पे? Partner. तो एंटी बनेगी एम्स कैपिटल काउंट। बाद में सॉल्यूशन देख लेंगे हम, कहीं भी हमारा सॉल्यूशन बुक के सॉल्यूशन से मैच नहीं हुआ, उस पर बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों एंट्रीज का मीनिंग सेम है बेटा। पहला पॉइंट, हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस पार्टनर को ही देना है, तब भी फर्म का तो एक्सपेंस बन गया और पार्टनर के लिए गेन हो गया, पार्टनर कैपिटल में प्लस होगा। दूसरा, फर्म का एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहे हैं, तब भी फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया और पार्टनर की कैपिटल में पैसा जाएगा जाएगा। वो क्यों पे करेगा फालतू में? नहीं तो जब फर्म उसको पैसे दे रही है तभी तो पे कर रहा है वो। नरेशन तो ऐसे लिख दोगे सेम और परफॉर्मा बन जाएगा आपसे जर्नल का। थर्ड पॉइंट में आते बेटा, थर्ड पॉइंट रीड करो और आंसर बताइए। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक होगा। हाँ वेरी गुड। अब आप डिसीजन टेकर हो चुके हो। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर्थ 5000, तो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो ये फॉर्म का एक्सपेंस है। अगर फॉर्म का एक्सपेंस है, अगेन रियलाइजेशन डेबिट होगा। हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट कर दिया। अब दूसरा डिसीजन आप लो, कौन पे कर रहा है? फॉर्म खुद पे कर रही है अपने कैश में से या पार्टनर से पे करा रही है, बताइए। Pay करना. हाँ बेटा, आपने आपने क्विक आंसर देना है, फिर ऐसा लगता है कि हम क्लास में ही हैं। तो खुद पे कर रही है तो टू कैश या बैंक में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, थर्ड में आ जाइए, फोर्थ में। फोर्थ पॉइंट, अब ध्यान से पढ़ना, आप जैसे आगे बढ़ोगे चीज़ें टेक्निकल होती जाएंगी। दो ही बेसिक्स हैं, उसका ध्यान रखना, एक डेबिट बेसिक, एक क्रेडिट। डेबिट में डिसीजन क्या होगा? बोलो सब लोग, डेबिट में डिसीजन क्या है? फर्म का एक्सपेंस है या पार्टनर का? बोलो, क्या डिसीजन है डेबिट का? Contact. फर्म का भी पार्टनर का एक्सपेंस। और क्रेडिट डिसीजन होता है कि फर्म पे कर रही है या पार्टनर के थ्रू पार्टनर को देना है या पार्टनर पे कर रहा है। तो सेकंड डिसीजन क्या है? कौन पे कर रहा है, ठीक है। तो अब फोर्थ में ये दोनों बातें अप्लाई कर दो। पी अ पार्टनर अपॉइंटेड फॉर वर्क, ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन 7000। पहले इसकी एंट्री बनाओ, हमने उसको 7000 देने का प्रॉमिस किया है, क्या ये फर्म का एक्सपेंस है? बोलो। Yes, sir. अगर यस है तो फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है जी, यस मिल गई मुझे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा।
हाँ जी, कैश में पे करना है या पार्टनर की कैपिटल में देना है ये पैसा? कैपिटल में दे दो। कैपिटल में दे दो, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, ये ओके हो गया हमारा। नेक्स्ट एंट्री क्या है? पी अग्रीड टू बियर ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। यस, अंडरलाइन कर लो बेटा। मुझे जो इंग्लिश चाहिए थी वो मिल चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज जस्ट लाइक इंग्लिश। पी अग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब ये लिखा हुआ है तो अब आगे जो मिलने वाला है वो किसका एक्सपेंस है? फर्म का है या पी का है? जल्दी बोलो। पी का। ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस 4000 वर पेड बाय पी। तो आपने अभी बोला कि सर जो 4000 एक्सपेंसेस हैं वो पी के हैं, क्योंकि पी ने प्रॉमिस किया है कि सर सारा खर्चा मैं करूंगा, मुझे सिर्फ 7000 दे दो, वो मेरी सैलरी है, आने जाने का पेट्रोल सब मैं अपने आप करूंगा खर्च, ठीक है जी, वो इट मीन्स उसका है। तो 4000 किसका एक्सपेंस है बोलो? पी का। कौन पे कर रहे हैं? ठीक। पी। तो एंट्री बनेगी, बड़ी अजीब सी एंट्री बनती है। आई डोंट लाइक दिस एंट्री, क्योंकि मैं लाइक नहीं करता, इसलिए बुक उसको बोल देते हैं नो एंट्री। बट एक मीनिंग है बेटा इस एंट्री का, कि हमें बेसिक्स आते हैं, हमें बेसिक्स आते हैं। किसका एक्सपेंस है? आपने बोला पी का। कौन पे कर रहा है? आपने बोला पी पे कर रहा है। तो एंट्री बन गई पी इज कैपिटल डेबिट टू पी। अब यहाँ एक स्टूडेंट कहता है सर क्या मैं टू बैंक लिख सकता हूँ? ऐसा एक स्टूडेंट ऑलवेज होते होते बैच में कि क्या सर हम यहाँ पे टू बैंक लिख सकते हैं? तो बेटा इसका मतलब कौन पे कर रहा है? क्योंकि वो तो फर्म का कैश हो गया, फर्म का बैंक हो गया। टू बैंक लिखते वक्त सोच तो लो, समझ तो लो कि टू बैंक किसका बैंक है। वो बैंक बेटा पी का नहीं है, वो बैलेंस शीट के अंदर जो बैंक दिया ना फर्म का वो है वो। तुम ऐसे कैसे खर्च कर दोगे? क्या तुम मेरे बैंक से निकाल के पैसा खर्च कर दोगे अपने आप? कैसे कर दोगे? वो आपका बैंक थोड़ी है, आप कैसे कर सकते हो? ना मैं आपके बैंक को खर्च कर सकता हूँ। तो अगर फर्म पे ही नहीं कर रही तो फर्म का बैंक कैसे यूज हो जाएगा? इसका तो पी पे कर रहे हैं। अब इस एंट्री को क्या आप लाइक करोगे? नहीं, बिकॉज वी डोंट लाइक दिस एंट्री। तो बुक कहती अगर आप लाइक नहीं करते नो एंट्री लिख दो, क्योंकि पी और पी कट जाते हैं आपस में। तो नो एंट्री का भी लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। जब आपको लॉजिक पता होगा तभी तो आप किसी एंट्री को नो एंट्री डिक्लेयर करोगे। तो दैट्स वाई आप यहाँ पे एक नोट आ जाएगा, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे एग्जाम में। कितनी बार ऐसा हुआ है बेटा, ये यही इलस्ट्रेशन एग्जाम में आई है, चाहे वो किसी और फॉर्म में आ जाती है, मतलब नेम डिफरेंट कर देते हैं पार्टनर्स के। कुछ इस टाइप की इलस्ट्रेशन एग्जाम में आती है 6 मार्क्स में, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर होती है। और एक नीचे नोट आ जाएगा जब क्वेश्चन का एंड होगा कि ट्रांजेक्शन नंबर 4, नो एंट्री फॉर द 4000 बिकॉज 4000 is the personal expense of P paid by P, so firm has no entry, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ में आइए। अब आप लोग ट्रेंड हो, अब आप मेरे से बात कर सकते हो, आपको भी आता है अब। हाँ जी, फिफ्थ में आ जाइए, क्या लिखा है? एंड अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द बिजनेस डिसोल्यूशन, सॉरी, फॉर विच ही वाज अपॉइंटेड रेम्युनरेशन 9000, ठीक है। ये सारा कुछ अब मुझे बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि उसको 9000 देने का प्रॉमिस है, तो दे दें फिर उसको 9000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंड्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में सिर्फ पार्टनर्स के नेम ही चेंज होने हैं, राम श्याम बस। एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंड्स कैपिटल 9000 9000, ये हो गया। आगे लिखा है एंड एग्री टू बियर ऑल डिसोल्यूशन वर्क। ये इंग्लिश मुझे मिल चुकी है। ये सारे वर्ड्स आपके लिए यूज किए जाते हैं ऐसे इंग्लिश, अदरवाइज इंग्लिश वर्ड थोड़ी यूज करना चाहिए किसी को, वो तो पता ही कि इंग्लिश है। बट ये ना एक अलग ही आपके अंदर दिमाग में पॉइंट डाल देगा। एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको ये वर्ड्स सुनेंगे मेरे, ठीक है, और एक आपके फेस पे स्माइल भी आएगी जब आप इसको पढ़ोगे। एन एग्री टू बियर ऑल द डिसोल्यूशन वर्क, तो आप बोलोगे इंग्लिश मिल चुकी है हमें। ये हमारी आपस की कोडिंग है, मे भी किसी और को समझ ना भी आए। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4000 वर पेड बाय फर्म, ये है ट्विस्ट बेटा, इसको ट्विस्ट बोलते हैं। पहले उसने बोला कि एन ने सारे एक्सपेंसेस खुद बियर करने हैं,
तो उससे मैं एक डिसीजन पे पहुंच चुका हूँ। आगे नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं इस डिसीजन पे पहुंच चुका हूँ कि अगर एक्सपेंस एन का है तो रियलाइजेशन काउंट तो डेबिट नहीं होगा ना, पक्की बात है। पहला क्वेश्चन हमारा वही है ना, डेबिट का। दोनों क्वेश्चन को अलग रखना, मिक्स मत कर देना। अब ये तुम मिक्स वेजिटेबल तुम खुद बनाओगे, मैं नहीं बना रहा। मैं बोल रहा हूँ डेबिट अलग है, क्रेडिट अलग है, अलग ही होते हैं। डेबिट में ये सोचना है किसका एक्सपेंस है। आपको माइंड बोल रहा है फर्म का, तो रियलाइजेशन काउंट डेबिट कर दो, जो कि 9,000 के लिए होगा। दूसरा आपने बोला सर एन का है, तो एन का डेबिट कर दो। अब बताओ कौन पे कर रहा है। क्रेडिट डिसीजन हमेशा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन, मेरी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी बेटा कभी भी। सेकंड टाइम हमेशा बोला करूंगा क्रेडिट में कौन पे कर रहा है, बताओ भी कौन पे कर रहा है। बैंक फर्म फर्म। फर्म फर्म और फर्म का तो क्या होता है, बैंक होता है। अभी एनटीआर मैच कर लो सॉल्यूशन में से, ये कभी गलत हो नहीं सकती, जबकि ये पॉइंट सब लोग गलत करते हैं। यहाँ आके हम कुछ भी कर देते हैं बेटा, जबकि सही एंट्री तो यही है। एक्सपेंस एन का है बट वो फर्म के बैंक में से पे करवा रहा है, मतलब ये एन की ड्राइंग्स होगी। अब ये पॉइंट मैंने पहले भी समझाया था, जब शायद तन्वी ने डाउट पूछा था, तभी मैंने कहा था कि आप डाउट ले रहे हो ठीक है, बट जब आपको अलग से समझाएंगे हम तभी समझ आएगा। अब आपको शायद समझ आ चुका है, क्योंकि उस टाइम वो माइंड में नहीं होता ना कि हम आपको बेसिक समझा रहे हैं उस टाइम, जब आपके डाउट चल रहे होते हैं। तो ये टॉपिक कर रहे हैं आज हम, तो आज हम समझ सकते हैं कि ये जो सेकंड एंट्री है ना, वो ये समझा रही है कि एक्सपेंस तो एन का है, लेकिन पे कौन कर रहा है। हाँ जी, हु इज पेइंग, फर्म फर्म। तो इट मीन्स ड्राइंग्स की एंट्री बनेगी। कोई डाउट है किसी को, बताइए। हाँ जी, एंड आउट। बहुत सिंपल है, इट्स क्वाइट सिंपल। अभी ये करने के लिए बेटा आपको इंस्टीट्यूट में आने की क्या नीड है। यू वेस्ट योर टाइम, क्योंकि वहाँ से मैनेज करने में टाइम बहुत लग जाता है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट सिस्टम, 15-20 मिनट तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं क्लास के। क्लास स्टार्ट ही 4 बजे होती है, फिर कई बार तो कई बार टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये बहुत ईजी है, इसके लिए क्यों घर से बाहर निकलना। टेक्निकल चीज़ होगी तो उसके लिए तो आना चाहिए वहाँ। तो बड़ा सिंपल है, अगर रिकॉर्डिंग भी सुन लोगे तब भी हो जाएगा, लाइव क्लास लगाने की नीड भी नहीं इसके लिए। 6 पॉइंट, Q, a partner, was appointed to look after the process of resolution for which he was allowed remuneration। एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, अब तो ये इंग्लिश मुझे याद ही होगी। हाँ जी, अब लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यू, क्यूज कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स इनके पास पॉइंट ही है एग्जाम में डालने के लिए, अलग से भी अगर आता है। क्यू अग्री टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ रुपीज 18,000, ये तो नई बात होगी। एज हिज रेम्यूनरेशन द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रिलाइजेशन काउंट। ये देखो दिल्ली 2017 में पॉइंट आया हुआ है, कितना टेक्निकल पॉइंट है। रीड करो इसको, फिर डिसीजन लेना। डिसीजन उन दो बेसिक से थ्रू ही ले पाओगे आप। क्या ये 18,000 एक्सपेंस है फॉर्म का या नहीं, बताइए। है सर है सर। बट वो हमने पे क्यू को करना है, क्यू उसके एक्सचेंज में 18,000 का स्टॉक लेके जा रहा है। तो एक तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये फॉर्म का एक्सपेंस है 18,000 का, जो हमने क्यू को पे करना है, इसलिए फॉर्म का एक्सपेंस है। और क्यू की कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम अपने पार्टनर को कभी कैश देते नहीं। दूसरा, क्यू वो स्टॉक लेके जा रहा है जो स्टॉक ऑलरेडी, वैसे भी बेटा आपको पता है ना, अजम्पशन है ये हमारी। जब भी आप जर्नलिटीज करोगे, एक अजम्पशन लेके चलना कि फर्म हैज ट्रांसफर्ड ऑल एसेट्स, ऑल लायबिलिटीज ऑलरेडी इन द रियलाइजेशन काउंट। हम उसके बाद बात कर रहे हैं, वैसे यहाँ लिखा भी हुआ है क्योंकि इंडिपेंडेंट पॉइंट है ना, ये यहाँ लिखा भी हुआ है। तो 18,000 रुपये का स्टॉक क्यों लेके जा रहा है, जो कि रियलाइजेशन काउंट में जा चुका है स्टॉक, तो उसकी एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। अब इसके लिए हम क्यू को क्या करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट। क्योंकि हम 18,000 तो उसके अकाउंट में प्लस कर चुके हैं ना, मतलब उसको क्रेडिट तो मिल चुका, बट वो कहता है मैं स्टॉक भी लेके जा रहा हूँ। ये तो दो दो बार क्रेडिट हो गया उसको। एक तो हम आपके कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी 18,000 डाल रहे हैं,
दूसरा, आप स्टॉक भी लेके जा रहे हो। जैसे बेटा आपको बोलूँ, आप अपनी फीस मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दो, आपने कर दी, ठीक है। फिर मैंने बोला मुझे आपका मोबाइल भी चाहिए, अब बोला सर तो डबल फीस होगी। जब हम आपको अपनी फीस पे कर चुके हैं तो आप हमारा मोबाइल क्यों लोगे? आप हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल, हमारा स्टॉक क्यों टेक ओवर कर रहे हो? मैंने बोला मैं तो आपकी फीस के अगेंस्ट कर रहा हूँ। आप क्या बोलोगे, फीस तो आपके अकाउंट में है, फिर या तो वो पैसा वापस करो। बात समझ आ रही सबको या नहीं? Yes, sir. ठीक है Yes. ना? तो आप में से हर कोई स्टूडेंट फीस पे कर चुका है। अब मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं आपका मोबाइल अपने पास रख लूँ फीस के अगेंस्ट। इसलिए अगर आप क्यू को क्रेडिट कर चुके हो तो फिर क्यू स्टॉक क्यों लेके जा रहा है? चलो फिर भी लेके जा रहा है, ले जाने दो। उसके लिए क्यू क्यू को डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन। अब नेट सेल इफेक्ट क्या बना इस एंट्री का, ये बताइए। No entry. Bill. नो एंट्री। सो दैट्स इजी कि अब हम समझ पाएंगे कि इसकी नो एंट्री ही बननी चाहिए। जबकि आप एंट्री बना भी सकते हो, दो बनाओगे फिर, या तो इसमें दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। या तो दोनों एंट्रीज बना दो, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। वो अलग बात है कि इफेक्ट सेम आ रहा है, तो इसलिए हम इफेक्ट मतलब नलीफाई हो रहा है। तो समझदार इसी में कि हम नो एंट्री लिख दें। सिंपल, फर्म का 18,000 का एक्सपेंस स्टॉक की फॉर्म में हमने क्यू को देना है। स्टॉक ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में आ चुका, तो अब हमें उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक तरह से म्यूचुअल सेटलमेंट ही बन जाती है। बट करोगे भी तो डेबिट क्रेडिट होके कट जाएगा, क्रेडिट डेबिट होके कट जाएगा। एंट्री कर दोगे तब भी 1 मार्क मिलना है। अगर नो एंट्री लिख के एक्सप्लेनेशन दे दोगे तो भी ठीक है, आपको मार्क 1 ही मिलना है। नेक्स्ट, आई होप सबको समझ आ रहा है। जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो तो मुझे। नोट में हम किस पे लिखेंगे कि म्यूचुअल सेटलमेंट है? देखो वैसे म्यूचुअल सेटलमेंट जो होती है वो तो लायबिलिटीज एसेट्स में होती है, वो तो बोलने की बात है। आप सिंपल लिख दोगे कि रेम्यूनरेशन पेबल टू क्यू इज सेटल्ड बाय स्टॉक टेकन बाय हिम, सो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। सिंपल, बस इतना लिख दोगे। Okay. सेवंथ सर अगर क्यू हम सर अगर क्यू किसी डिस्काउंट पे स्टॉक लेके जाता तो सर बैंक भी हम क्रेडिट कर देंगे साथ में। अगर क्यू सर अगर क्यू हमारा स्टॉक डिस्काउंट पे लेके जा रहा है 20% से, नहीं तो बेटा, सर फिर हम नहीं नहीं नहीं, देखो आपको कहा था ना कि हमें उसका मतलब ही नहीं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो ये रहा टी शेप परफॉर्मा, ये है रियलाइजेशन काउंट, यहाँ डाल दिया टू स्टॉक 30,000 का। अब ये 30,000 का स्टॉक क्यू 18,000 में लेके जा रहा है, आपके लिए स्टॉक ऑलरेडी खत्म है ना। यस सर। बस फिर अब क्यू को जो हमने 18,000 देने थे वो कहता मुझे मत दो, क्योंकि मैं स्टॉक लेके जा चुका हूँ। स्टॉक फर्म के लिए कितने का था, 30,000 का। तो इसका मतलब क्यू की जो रेम्यूनरेशन है वो रेम्यूनरेशन कितने की होगी, कितने के बराबर होगी, किसके बराबर होगी बेटा? 30,000। हाँ, अगर मान लो सपोज महेश ट्यूशन पे आते हैं और मैंने देखा इनके पास आईफोन है लेटेस्ट वाला जो कि 80,000 का है। तो मैंने महेश को बोला कि महेश ऐसा है बेटा, मैंने आपसे फीस नहीं लेनी, मुझे तो बस आप ना एज ए गुरु दक्षिणा मोबाइल ही दे दो। और ये आपको देना पड़ेगा, मैंने मांग लिया, मना नहीं कर सकते। अपने टीचर को मना कैसे करोगे? ठीक है, स्टूडेंट तो अपना फिंगर काट के भी दे देते हैं ना। आप स्टूडेंट हो, मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने आपसे कुछ मांग लिया तो बेटा मना मत करना, आप मुझे अपना मोबाइल दे दो। तो इसने बोला ओके सर, आप क्या करें? ठीक है, आपने बोला तो हमने दे दिया आपको मोबाइल। ठीक है, तो मेरी नॉलेज के अगेंस्ट मैंने आपसे मोबाइल ले लिया, मेरी गुरु दक्षिणा होगी आपसे। अब पॉइंट क्या बना, मेरी फीस थी 30,000 फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स की, आपका मोबाइल है 80,000 का। जब ये एक्सचेंज होता है इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो 50,000 कहाँ शो होंगे, क्योंकि मैंने आपसे 1 रुपया भी कैश नहीं लिया उसके बाद, ना मैंने आपको 50,000 कैश दिया। आप बस ये समझ लो मेरे अकाउंट्स पढ़ाने की फीस 80,000 है। अगर आपको लाइक है आप दे भी दोगे, अगर वो नॉलेज मिल रही है आपको, आपकी पूरी लाइफ काम आएगी, तो उसमें क्या है क्योंकि नॉलेज की प्राइस नहीं होती कोई,
ठीक है, मैं आपको फ्री पढ़ाऊँ या आपसे डबल पैसे लूँ, बात है कि नॉलेज क्या दे रहा हूँ, क्या वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ठीक है, तो इट मीन्स वो 30,000 फीस नहीं है, वो 80,000 है। और हो सकता है महेश का मोबाइल 10,000 का हो तो मेरी फीस 10,000 होगी, क्योंकि जब मैंने यही बोल दिया कि महेश मैं आपका मोबाइल टेक ओवर करूंगा, दैट्स ऑल। मोबाइल बाद में देखा मैंने कि 10,000 वाला ही है इसके पास, तो ये 80,000 वाला है, वो मेरा लक है, बैड लक है। बात ये हुई थी कि सर हम आपको फीस नहीं दे सकते, हम आपको सिर्फ मोबाइल दे सकते हैं। तो जब फर्म ये कहती है कि देखो हमें आपके पास या हम आपको देने के लिए स्टॉक ही दे सकते हैं, या पार्टनर ये कह रहा है कि स्टॉक दे दो, इट्स ओके, इट्स माई रेम्यूनरेशन, ठीक है ना, तो मुझे पैसा चाहिए नहीं जब आपसे। तो जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, हो सकता है वो भी इनफ हो पैसे की जगह पे, तो जब इस टाइप का एक्सचेंज होता है ना, हमेशा ही आप देखोगे नो एंट्री आती है। अब वो स्टॉक डिस्काउंट पे लेके जाए, प्रीमियम पे लेके जाए, प्रॉफिट पे, लॉस पे, ये सब फालतू की बात करेगा एग्जामिनर आपसे। अगर उलझोगे तो शायद एंट्री कर जाओगे, कोई ना कोई एंट्री नहीं करनी। एंट्री तब होगी जब ये लिखा हो कि स्टॉक के अलावा 10,000 उसको कैश देना है, तो कैश की एंट्री होगी। फिर चाहे वो पार्टनर हो, कैश देने को कहा है तो दे दो, कोई इशू नहीं है। आई थिंक इस सब डिस्कशन से क्लियर आपको। सर अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डिसाइडेड हो गए कि 18,000 ही है और फिर भी वो स्टॉक 15,000 का लेके गया डिस्काउंट पे 20% का 18,000 का, तो सर फिर भी हम उसको 3,000 की बैंक देंगे क्या? आप खुद ही कह रहे हो डिसाइड हुआ कि स्टॉक लेके जाएगा, तो बैंक क्यों देंगे फिर हम? सर रियलाइजेशन रिम्यूनरेशन तो उसकी डिसाइडेड है ना, 18,000 ही रहेगी। पर बदले में स्टॉक तो लेके जा रहा है ना वो, उसने खुद देखो बेटा, वो खुद कह रहा है कि मुझे स्टॉक दे दो बस इसके बदले में, या तो वो अलग पॉइंट होता। ये देखो, आप रीड करो ध्यान से। क्यू एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ 18,000 एज हिज रेम्यूनरेशन, तो फिर बात खत्म होगी। अब वो एक्चुअल स्टॉक कितने का है उस बात से क्या फर्क पड़ता है, वो तो मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ रिलेशन कॉन में, गॉट इट ना। यस सर। बस फिर जब आपको पसंद ही मोबाइल आ गया, फिर आप फीस क्या करोगे, गॉट इट ना। यस सर। बस सिंपल है, मैंने बोल दिया बेटा मुझे तो आपका घर पसंद आ गया, मुझे घर चाहिए, मुझे फीस नहीं चाहिए। अब अगर आप ओके बोल रहे हो तो ठीक है बस, तो मेरी फीस होगी 50 लाख, आपके ओके बोलने पे है ना। फिर घर चाहे यस सर। 10,000 का हो या 50 लाख का हो, वो तो मेरा ही हो गया ना। अब पैसों की बात तो आई नहीं बीच में कहीं भी। और ऐसा होता भी है, क्या देखा आपने, पेरेंट्स का घर आगे बच्चों को मिल जाता है, हमेशा ही रहा है। तो क्या वहां पैसा आता है? नहीं, वहां सिर्फ एक सर्विस होती है कि आप अपने पेरेंट्स को सर्विस दे रहे हो, उसके बदले में पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है, सिंपल। कोर्ट भी इसके ऊपर टैक्स नहीं मांगता, ये लीगल अलाउड है। अंडर द ब्लड रिलेशनशिप एनीवन कैन ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, गोल्ड, मनी, टू एनी एक्सटेंट विदाउट एनी टैक्स। इट इज़ नॉट अ गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स तब होता है जब कोई एक्सटर्नल पर्सन हमें देता है, जब मेरा फादर, मेरे मदर या कोई भी ब्लड रिलेशनशिप के अंदर मैं पैसा किसी को देता हूँ या वो मुझे देता है, वो गिफ्ट ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन नहीं है कोई पैसों में, कोई डील नहीं हो रही। मुझे पूरी लाइफ उसको सर्विस देनी है बस, और कुछ नहीं। मुझे पेरेंट्स की सर्विस करनी है पूरी लाइफ, उसके बदले में उनका घर मेरा हो जाएगा, सिंपल एक बिजनेस रूल है। यहाँ कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम सर्विस नहीं देते पेरेंट्स को, तो वो बोलते हैं घर से निकल जाओ, प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई शेयर नहीं है, सारा पैसा तेरे बड़े भाई को मिलेगा। ये रियलिटीज हैं, हर जगह आपको अकाउंट्स नजर आएगी, देखना ध्यान से। अब आपको एक, चलो ये तो मैं फन कर रहा हूँ, अब हम इलस्ट्रेशन 8 में चलते हैं, ये उससे भी ऊपर की इलस्ट्रेशन है। आपका बेस डेवलप कर दिया मैंने 9 करवा के, अब हम 8 करते हैं बेटा। मज़ेदार क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, तो इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो और मुझे आंसर देना शुरू कर दो। अब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट बनाओ भी एवरीवन। रियलाइजेशन एक्सपेंस रुपीज 10,000 की एंट्री बनेगी। Realization to bank. हाँ फटाफट आंसर देना अपने। नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर पेड बाय तरन की एंट्री बनेगी। Realization to रियलाइजेशन bank. डेबिट टू करंट कैपिटल। गुड, रिलेशन टू तरन, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस तो है ही है। थर्ड, ध्यान से पढ़ना, आप जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप गलत आंसर बोलने लग जाओगे। रिलेशन एक्सपेंसेस, सोल्यूशन देखना। रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। अब है मजेदार बात, अब पढ़ के डिसाइड करो। मदन मदन कैपिटल Mother टू capital to बैंक। bank.
हाँ देखो हिमेत, आप फिर गलती कर रहे हो बेटा, आप बात नहीं समझ पा रहे। आपने डिसीजन एकदम से ले लिया बेसिक्स को किए बिना, यही तुम गलती एग्जाम में करोगे, फिर मार्क्स कम आएंगे, फिर सबको लगेगा कि एम के सर इतने अच्छे टीचर नहीं है, क्योंकि उनके स्टूडेंट का रिजल्ट 100% नहीं आ रहा, टॉप नहीं कर रहा स्टूडेंट, लॉस हमें हो जाता है बाद में। और भेड़ चाल वहाँ चली जाती है सारी, जहाँ किसी एक स्टूडेंट का 100 मार्क्स आ जाता है तो पूरा स्कूल ही एक टीचर के पास चल जाता है, जबकि ज़रूरी नहीं कि वो टीचर ही गुड है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि बेटा इतना बेसिक सिखाने पे भी तुम अगर ऐसे रिजल्ट दोगे तो फिर गुस्सा आता है। आपने गलत डिसीजन लिया, या तो रुक के सोच लो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी मत करो। ये यही क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, अब 1 मार्क कटवा लेते हो अपना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर पेड बाय फर्म, जब ये लिखा है बेटा वर पेड बाय फर्म, तो इसका मतलब एक डिसीजन तो हो गया ना। किसका पैसा जा रहा है बताओ जल्दी। फॉर्म का। तो अगर फर्म का पैसा जा रहा है तो टू बैंक तो पक्का होगा। आपका Yes. क्रेडिट तो डिसाइड हो गया ना पहले से, आपका क्रेडिट डिसाइड हो चुका है, क्योंकि फॉर्म पे कर रही है। जैसे मैं बोला बेटा मेरा कल बर्थडे है लेकिन पार्टी ही में देगा, और पार्टी खर्चा है 10,000, इसको देना पड़ेगा, बात हो चुकी है हमारी। तो इट मीन्स टू बैंक की एंट्री तो यही करेगा ना, मैं क्यों करूँ, अब मेरा थोड़ी पैसा जा रहा है। इसने बोल दिया सर आपका बर्थडे की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, तो अगर आप ऐसे बोल दोगे तो टू बैंक की होगा ना मेरा, तो सॉरी टू बैंक की होगा ना आपका, क्योंकि वो मेरा नहीं है। बड़ा सिंपल सा है बेटा, मैं कई 10 तरह की एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ, जबकि बहुत ही लेमन बात है कि जब लिखा है फर्म पे कर रही है तो टू बैंक तो पक्का बनता है। दूसरा आगे लिखा है ऑन द बिहाफ ऑफ मदन, बेटा ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं हमें, ऑन द बिहाफ ऑफ मदन। अब बताओ ये सुन के क्या लगता है, फर्म का एक्सपेंस है कि मदन का, मदन का? मदन का। फिर अभी भी तो आप डिसाइड करो ना, तब भी आप ही डिसाइड करना करना था आपने, लेकिन ध्यान से पढ़ो। दो ही तो बेसिक्स हैं। डेबिट में क्या सोचना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ चलो आपके लिए। डेबिट में क्या सोचना है, किसका एक्सपेंस है। क्रेडिट में क्या सोचना है, कौन पे कर रहे हैं। अरे सिंपल सी दो बातें हैं, किसका है और कौन पे कर रहे हैं। तो ये मदन का एक्सपेंस है, फर्म पे कर रही है, पक्की बात है एंट्री बनेगी मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका मतलब ये ड्राइंग्स होगी मदन की, इसका मीनिंग मदन को अलग से रेम्युनरेशन मिल रहा होगा। ये उसी पॉइंट का सेकंड वाला पॉइंट है कि एक्सपेंस मदन का है, पे वो फर्म से करवा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आगे वाली एंट्री कैसे बना पाते हो। ध्यान से बनाना, मैं बोल रहा हूँ जैसे आगे बढ़ोगे आपके आंसर रॉन्ग आने शुरू हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ₹20,000 टू कैरी आउट द रेजोल्यूशन वर्क। पहले यहाँ तक बनाइए, किसका एक्सपेंस है ये? इतना स्लो भी नहीं कहा कि कॉम्पिटेंसी खत्म हो जाए। बोलो किसका एक्सपेंस है ये?
यस बेटा, अब बात हो रही थी पॉइंट नंबर 4 की। तो अब बताइए पॉइंट नंबर 4 में क्या लग रहा है आपको कि जो फर्स्ट लाइन पढ़ के 20,000 किसका एक्सपेंस है? फर्म का। फॉर्म का। बेटा इसमें तो फास्ट हो जाओ ना, कि जब लिख दिया पेड रेम्युनरेशन टू पवन पार्टनर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, फिर तो मीन्स फॉर्म का एक्सपेंस है, फॉर्म ही पे करेगी ना सैलरी। तो रियलाइजेशन कौन डेबिट होगा? दूसरा, अब पवन को जो हमने पे करना है वो कैश में करना है या कैपिटल के थ्रू? कैपिटल, क्योंकि पेड इन कैश लिखा, पेड का मतलब सिर्फ देना है, मतलब पैसा टू पवन कैपिटल। तो पहली एंट्री क्लियर है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट, फुल स्टॉप। एक्चुअल एक्सपेंस सर स्क्रीन 10,000। नहीं आ रही, हाँ जी, स्क्रीन नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं आ रही, नो एक मिनट। अभी शो हो रही है आपको? सर। हाँ जी, आप बताइए। ये 20,000 की एंट्री तो हम पास कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन। आगे लिखा है एक्चुअल एक्सपेंस है 10,000, किसके हैं वो बताओ? एक्चुअल एक्सपेंस सर फर्म एक्चुअल फर्म के। ये कहाँ लिखा है कि फॉर्म फॉर्म के हैं और पवन के नहीं है? डिसीजन का बेस क्या आपके? बेटा लिखा हुआ है देखो, क्योंकि पार्टनर वाज पेड लिखा है रेम्युनरेशन। देखो नहीं, ब्रैकेट में जो लिखा है उससे समझ आ रहा है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। हम जो उसको 20,000 दे रहे हैं उसके अंदर एक्सपेंसेस के पैसे भी हैं, मतलब इसका मीनिंग होता है कि आपको 20,000 ही मिलेगा टोटल ओवरऑल। एक्चुअल एक्सपेंसेस आप खुद पे करोगे, हम नहीं पे करेंगे, ठीक है ना? जैसे मान लो मैं आपको वर्क करता हूँ, मैंने आपको बोलते बेटा 20,000 लगेंगे, उसके अंदर सारा खर्चा भी मेरा होगा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, आपको ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस तो फिर मेरे ही होंगे ना। अगर मैं आपसे 20,000 ले रहा हूँ, मैं आपका बर्थडे केक बना के दे रहा हूँ 1,000 रुपये में, तो केक बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो तो मेरा ही होगा ना। ऑब्वियसली ये बात तो क्लियर ही है, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, जिसको बोलते हैं मटेरियल एक्सपेंसेस, मटेरियल भी मेरा रहेगा। तो जब लिखा है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इसका मीनिंग हम 20,000 ही दे रहे हैं उसको, बस बाकी के 10,000 जो वो एक्चुअली खर्च करेगा ये उसका अपना एक्सपेंस है, ठीक है? तो एक तो ये समझ आ गया कि 10,000 पवन का एक्सपेंस है। अब ये बताओ पे कौन कर रहा है ये 10,000 अलग से जो पे कर रहे हैं? सर पवन ही कर रहा है। पवन ही कर रहा होगा क्योंकि लिखा तो जैनी। तो अगर हमने उसको 20,000 देने का रेम्यूनरेशन प्रॉमिस कर दिया, वो 20,000 हमारा एक्सपेंस है जो हमने पवन को देना है, बस मैं इतनी बात जानता हूँ। एक्चुअल एक्सपेंस उसका अपना होगा, कौन पे कर रहा है? वही पे कर रहा होगा। वो पे करे अपने भाई से पे कराए, हमें क्या मतलब, हमारा नहीं है बस वो। तो नो एंट्री बेटा, करनी है तो क्या एंट्री बनेगी? दैट वी डोंट लाइक, पवन डेबिट टू पवन, इसलिए इसकी एंट्री नो एंट्री में आएगी। फिफ्थ केस में आइए, फिफ्थ केस क्या है? सर अगर ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ना दिया होता तो फिर हम एक्चुअल एक्सपेंसेस को नहीं नहीं, फर्म फिर के सेंस एक्सपेंस फिर मानते सेंस हैं। नहीं बनती बेटा, फिर वो लिखा होता है एक्सपेंसेस पेड बाय पवन बिलोंग्स टू फॉर्म, कुछ ना कुछ लिखा होता है, ऐसे नहीं छोड़ेगा वो आपको, आधी अधूरी बात नहीं छोड़ेगा, कि उसके फिर दो मीनिंग ओके बन सर। जाएंगे। ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ओके अब सर। चलो आगे, अब देखो कुछ नहीं मिलेगा आपको ऐसा, अगर मगर वाली कोई बात नहीं होगी यहाँ। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ में आइए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 8,000, ठीक है? आउट ऑफ द सेट एक्सपेंसेस मींस 8,000 में से 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। हाँ जी बताओ, फर्म का एक्सपेंस कितना है? सर 8,000। 3,000, फर्म का एक्सपेंस 3,000 है।
ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है द बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर, बैलेंस रवि का है, पार्टनर का है, ठीक है। तो अब इससे बेटा हम दो चीजों पे तो क्लियर हो गए ना कि फर्म का एक्सपेंस 3000 है, रवि के खुद का रवि का 5000 है। आगे क्या लिखे है? 8000 पे कौन कर रहे हैं? ये एंट्री सबसे ज्यादा टेक्निकल और खतरनाक होती है। इसमें एक और लेवल आएगा, अभी नेक्स्ट पढ़ोगे ना जब तुम, अभी आंसर मत देखना। अब देखो, लेकिन ना अगर तुम बेसिक्स की के थ्रू सोचोगे बहुत इजी है। बेसिक्स को नहीं छोड़ना बेटा, उसका साथ छोड़ दिया समझो भटक जाओगे, गलती करोगे। अगर तुम लिखते हो कि फर्म ने पे किया 8000, तो बेटा मैं आंखें बंद करके इस बात पे बिलीव कर सकता हूँ कि अगर फर्म ने पे किया तो टू बैंक 8000 ही आएगा, पक्की बात है। जैसे मान लो वही बात है, कल मेरा बर्थडे है और उसका सारा खर्चा 8000 एक पार्टनर पे कर रहा है, तो टू बैंक किसका होगा? पार्टनर का होगा। ऐसे ही पार्टनर का बर्थडे है, वो 8000 मैं दूंगा, तो टू बैंक किसका होगा? मेरा होगा। तो टू बैंक को लेके तो हम क्लियर हैं कि जिसने पे किया उसका टू बैंक, क्योंकि उसके बैंक में से 8000 जाएगा। खर्चा किसी का भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, किसका भी खर्चा हो तुम दे सकते हो, तुम्हारा कोई खर्चा कोई और दे सकता है, बाद में हिसाब हो जाएगा। अब ये तो पक्की बात है, टू बैंक 8000 आएगा। आगे देखते हैं, इसमें से 3000 फर्म का है, तो हमारा वही क्वेश्चन है डेबिट में। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, डेबिट में क्या क्वेश्चन है आज, क्या क्वेश्चन है? किसका एक्सपेंस है? तो अगर ये लिखा ही हुआ है, बस आपको इंग्लिश ही पढ़नी है वहां पे, तो वो तो हम सबको रीड करनी आती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अगर फर्म का है 3000, तो यहां आ जाएगा 3000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3000, और फिर लिखा है बाकी का 5000 रवि का है, तो इसका मतलब ये रवि की कैपिटल में से पे होगा। हम क्यों पे करें? चलो हम अगर पे कर रहे हैं तो फिर हम रवि से ही लेंगे ना बाद में। बात हो गया तुम, कितनी सिंपल एंट्री है। लेकिन इस एंट्री को बनाने के लिए दो स्ट्रॉन्ग बेसिक की जरूरत है सबको, डेबिट का बेसिक और क्रेडिट का बेसिक, और चाहे वो +1 हो या +2 हो। जेड में दो ही बेसिक होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये थोड़ी मैंने दो बोला तो दो हैं, ये तो सबको पता है, यूनिवर्सल है कि दो ही बेसिक्स हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट को समझना है तो ऐसा समझना है अपने, यहाँ पे मीनिंग अलग अलग होता है हर स्टेज पे, कि यहाँ डेबिट का मीनिंग है किसका, हुज एक्सपेंस, किसका है। और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है बाय होम, कौन पे कर रहे हैं। तो ये एंट्री बेटा आपकी बन जाएगी, नहीं तो फिर गलत बनती है हमेशा। कई बार हम रॉन्ग एंट्री बनाते हैं, कई बार हम बोलते हैं इग्नोर करो 5000 को। क्यों इग्नोर करो? जब रवि का एक्सपेंस रवि पे ही नहीं कर रहा, तो रवि डेबिट टू रवि तो समझ नहीं आ रहा, रवि डेबिट टू फॉर्म ही समझ आ रहा है ना, टू बैंक। तो मुझे तो बड़ा सिंपल लग रहा है ये। आप बाकी आप बताओ। 6 में आ जाओ, सोल्यूशन देखना आपने कभी भी पहले फिर समझ नहीं आएगा नहीं तो। 6 पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय करण। हाँ जी, आप देखो ध्यान से, इस बात का मीनिंग दोनों क्लियर हैं। पेड, कौन पे कर रहा है बोलो? करण की स्पेलिंग है KARAN, ठीक है जी। टू बी बोर्न बाय करण, किसका एक्सपेंस है? तो फॉर्म तो कहीं भी नहीं है। अब इस एंट्री को हम लाइक नहीं करते, और जिसे हम लाइक नहीं करते उसे बुक बोलती है नो एंट्री। तो बेटा इस 5000 की नो एंट्री बनेगी, सॉल्यूशन में भी नो एंट्री ही लिखा होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो आप उसकी, एक्सप्लेनेशन वही तो है जो नरेशन होता है कि 5000 बिलोंग्स टू करण, पेड बाय करण। तो हमारा क्या रोल है? अगर बेटा मैं बोलूं कि आपके घर का रेंट आपको पे करना है, नई बात तो नहीं बोली मैंने कोई, आपके घर का रेंट आपको पे करना है, आपने ही पे किया है, बताओ मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? मेरा क्या रोल है? मैं ऐसे बीच में आ रहा हूँ, मेरी कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। आप पे करते रहो आपके घर का रेंट, मुझे क्या है, मेरा कोई रोल ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आगे है 7 पॉइंट।
इस टाइप के माइंडसेट के साथ ये एंट्रीज होते हैं। देखो जैसा माइंडसेट चाहिए वैसे ही मैं यहाँ पे वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, वैसे मेरा पढ़ाने का वे है। थोड़ी सी एक्टिंग इन्वॉल्व करनी पड़ती है और कुछ नहीं, आपको भी मजा आएगा और आपको याद भी रहेगा। 7th, Manoj, a partner is to carry out dissolution work at an agreed remuneration of 10,000। तो यहाँ तो समझ आ रहा है, सिंपल है ये तो। 10,000 किसका एक्सपेंस है? जब रेम्यूनरेशन की बात आती है बेटा, फिर तो सोचना नहीं है, आंखें बंद करके बोलना है कि फॉर्म का है, क्योंकि फॉर्म ही रेम्यूनरेशन देती है। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, किसको देना है? मनोज को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल। 8th में आ जाइए। अब 8th है डेंजरस, इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे। 8 और 9 दोनों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। हाँ जी बताइए आंसर बेटा। रियलाइजेशन डेबिट टू हाँ जी महेश बोलो पहले आप। सर 8 का ना। हाँ सर रियलाइजेशन डेबिट टू रेज कैपिटल 15,000 आ जाएगा, और फिर रेज कैपिटल डेबिट टू बैंक 8,000 आ जाएगा। ठीक है। अदर्स कोई है स्टूडेंट जिसने एंट्री बनाई है? ये रियलाइजेशन डेट एक्सपेंस होगा। ये बड़ी डेंजरस एंट्री है बेटा, सबसे डेंजरस यही है। यहाँ 90% बच्चे गलत करते हैं, एग्जामिनर को पता है, जानबूझ के वो यही यूज करते हैं। मैं अपने टेस्ट में भी यूज करूंगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ एडवांस में, मैं टेस्ट में भी ये एंट्री यूज करूंगा। देखते हैं किसमें दम है, पहले से बताने पे भी ठीक करने का। 8th पॉइंट, देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। इससे बिल्कुल क्लियर है ये फॉर्म का एक्सपेंस है और देव को देना है। कोई कुछ भी कह ले, ये बात चेंज नहीं हो सकती। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होगा, देव क्रेडिट ही होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव 15,000। इसमें कोई डाउट है किसी को? एक पॉइंट पे, ये तो हर पॉइंट में ही है ना पॉइंट। यस। अब सेकंड पॉइंट आगे लिखे है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8 में पेड बाय फर्म। आगे लिखे है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय फर्म। इसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन के सर बाद रियलाइजेशन टू बैंक। सिंपल। अब है तो डेंजरस है ना, लेकिन डेंजरस ऐसे होते हैं कि हम लिंक बना देते हैं। इतने ज्यादा आंसर्स आते हैं बेटा सेंट्रीज के ना, कि वो 8 और 15 का डिफरेंस देखते हैं 7,000। कई बार बोलते हैं सर किसी को कैंसिल इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना। मतलब दो दो चीजें अलग अलग हैं, आपस में कोई लिंक ही नहीं है। कुछ लिखा है क्या कि 15,000 के अलावा जो एक्चुअल एक्सपेंस आएगा। अब यहाँ यहाँ पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं? हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एग्जामिनर लिखेगा कि हम देव को 15,000 देंगे और उसके बदले में एक्चुअल एक्सपेंस देव बियर करेगा। फिर एक्चुअल एक्सपेंस फॉर्म ने पे कर दिया। तो बेटा वो जो बीच की इंग्लिश है, मैं जिसको इंग्लिश बोल रहा हूँ कि देव हैज टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्या ये इंग्लिश नजर आ रही है आपको कहीं पे? वो जो इंग्लिश है ना, वो दो लाइंस का कनेक्टिंग वर्ड होता है कि हमने 15,000 भी दे दिए
उसके बाद ये बोल दिया कि एक्चुअल एक्सपेंस देव तुम्हारा होगा। फिर देव ज़्यादा स्मार्ट निकलता है, वो ओवर स्मार्ट है, वो 7,000 या 8,000 जो भी हैं वो फर्म से पे करवा देता है। तो फिर हम देव की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि इन दो लाइंस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। एक 15,000 हमने देव को देने हैं, वो अलग एक्सपेंस है फर्म का। एक फर्म 8,000 खुद पे कर रही है, पर क्या वो क्योंकि आप में से किसने बोला था ना देव डेबिट टू बैंक, वही तो एग्जामिनर चाहता है आप कि आप ये सोचो कि एक्चुअल एक्सपेंस देव का है, ये कहाँ लिखा है? अच्छा बोलो सर इंक्लूडिंग ब्रैकेट में लिखा है, वो भी कहाँ लिखा है बताओ? 15,000 में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लिखा है नहीं। तो जैसे महेश कह रहा था कि सर अगर ऐसा हो जाए, अगर अगर कुछ नहीं होगा यहाँ पे, अगर ब्रैकेट लिखी है तो आपके सामने होगी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। अगर इंग्लिश लिखी है तो भी वो आपके सामने लिखी होगी, ही हैज़ टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, तो किस बिहा पे बोल रहे हो कि एक्सपेंस देव का है? देव का नहीं है, फर्म का ही है। दोनों एक्सपेंस फर्म के हैं। आप कंबाइन एंट्री बना सकते हो कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23,000, 23 बोल रहा हूँ मैं, टू देव्स कैपिटल 15,000, टू बैंक 8,000। ये आपके लिए एक डेंजरस एंट्री के तौर पे यूज की जाती है। ध्यान से सब इस एंट्री को ध्यान से ठीक है, अंडरस्टैंड करके लिखना एग्जाम में। नेक्स्ट 9th, realization expenses ₹5,000 were to be borne by P, a partner. However, it was paid by Hitesh, another partner. अब पहले तो फर्स्ट लाइन बनाते हैं। जो 5,000 हैं वो P के हैं, तो क्या ये फर्म का एक्सपेंस है? नहीं। अगर ये फर्म का एक्सपेंस नहीं है तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ही नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लो तुम, जो मर्जी सोच लो, इधर से उधर से किसी भी एंगल से बात निकाल लो। ठीक है, दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहो, लेकिन कहीं से भी आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये फॉर्म का एक्सपेंस है, क्योंकि एग्जामिनर सीधा सा लिख रहा है वर्ड टू बी बोन बाय पी, तो पी का है उसका रहने दो ना। हाउएवर पेड बाय हितेश, कौन पे कर रहे हैं? फॉर्म नहीं, तो टू बैंक तो आएगा नहीं। देखो बेटा मैं कैसे डिसीजन ले रहा हूँ, ये मेरी लर्निंग प्रोसेस चल रही है, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि फॉर्म पे कर रही है, नहीं, टू बैंक तो नहीं आएगा। क्या पी पे कर रहे हैं? नहीं, तो टू पी भी नहीं आएगा। फिर तो पी डेबिट टू पी हो जाता, एंट्री कैंसिल हो जाती, नो एंट्री। कौन पे कर रहा है? हितेश। अब आपको डेबिट क्रेडिट के बेसिक समझ आए, जो बात मैंने क्लास के स्टार्टिंग बोली थी, अब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है ना, कि डेबिट का लॉजिक, क्रेडिट का लॉजिक। अब हमें समझ आ रहा है कि एक्सपेंस पी का है, पे एच कर रहा है, तो पी डेबिट टू एच, ये एंट्री बनेगी, पर डेबिट टू हितेश। अब आप देख लो सॉल्यूशन अगर मैच नहीं कर रहा किसी भी बात से, तो आप अपना डाउट ले सकते हो। यहीं से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अब आपका होमवर्क क्या है बेटा, सुन लीजिए, आपको मैं 2 दिन दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 1 से लेकर एंड तक, अगर आपने अभी तक इलस्ट्रेशन नहीं की तो सारी, नहीं तो शायद आप लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके हो प्रैक्टिस, जो आई थिंक 13 ऑनवर्ड से, तो ठीक है, नहीं तो आज इलस्ट्रेशन 1 से लेकर पहले सारी इलस्ट्रेशन करोगे, अनसोल्ड क्वेश्चन को टच नहीं करना। सारी की सारी इलस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको लगता है कि नाउ यू आर प्रिपेयर्ड, देन आपको 18 क्वेश्चंस 1 to 18 होमवर्क में करने हैं अनसोल्ड। अब कुछ और टॉपिक्स हैं वो भी करते हैं डिस्कशन में, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर एक होगी 4 आई थिंक, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर। हाँ जी, इसको ओपन करो। ये भी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कौन सा था? पार्टनर्स लोन, दूसरा रियलाइजेशन एक्सपेंस, तीसरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब इसकी बात करते हैं, सबको मिल गई इलस्ट्रेशन 4? यस सर। अगर अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं पिक शेयर कर सकता हूँ, बता दो अगर बुक नहीं है किसी के पास। ठीक है जी, तो बेटा फर्स्ट पॉइंट है, तो ये सब बातें आज सुनने वाली हैं, मैंने लिखा तो कुछ भी नहीं अभी तक, आपको भी स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओरली दिमाग के थ्रू सोचिए।
थॉट प्रोसेस है ये हमारी सारी। नंबर 1, WCR 75,000, क्या करेंगे WCR का अगर इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है? डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सिंपल। एडमिशन, चेंज इन रेशो, रिटायरमेंट, सब में डेथ चैप्टर में एक ही बात कही जाती है, वही यहाँ अप्लाई होगी। अगर कोई क्लेम नहीं है तो ये पार्टनर्स को मिल जाता है, ये एक फ्री रिजर्व बन जाता है। अभी तक ये स्पेसिफिक रिजर्व था, अब ये बन जाएगा फ्री रिजर्व। ठीक है जी। तो WCR डेबिट टू पार्टनर्स ओल्ड रेशो। सेकेंड पॉइंट, अगर WCR 60 है और लायबिलिटी 35 है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो आपको नोट करनी है, क्योंकि ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। यहाँ क्या रूल है कि जो भी एक लायबिलिटी बन गया वो रियलाइजेशन के थ्रू ही पे होगा। और अब ये अनरिकॉर्डेड तो है नहीं कि हम बोले सीधा पे कर देंगे। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर है तो अनरिकॉर्डेड ना, अनरिकॉर्डेड कैसे हो गया? WCR रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने, इसका मतलब जैसे अब देखो, अब स्क्रीन पे देखो बेटा ध्यान से, ये आपकी बैलेंस शीट है, इसमें लिखे हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 10,000 और यहीं पे लिखा हुआ है WCR 60,000। ये बताओ क्रेडिटर्स का तुम क्या करते हो, क्या करते हो क्रेडिटर्स का? पे ऑफ नहीं ऐसे नहीं, पहला स्टेप बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रांसफर रियलाइजेशन क्रेडिट साइड। क्या बोला, उल्टा बोल दिया आपने। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड। ऐसे बोला, क्रेडिटर्स डेबिट टू रियलाइजेशन काउंट, ये एंट्री बनेगी। तो हम इसको यहां से बैलेंस शीट से उठा के रियलाइजेशन काउंट में ले जाते हैं बाय क्रेडिटर्स 10,000, और WCR को यहां से उठा के हम ले जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो देखो आए तो क्रेडिट साइड ही ना। ध्यान से देखो, बेसिक्स बहुत इजी होते हैं बेटा, बेसिक्स के बिना पढ़ना बहुत टफ हो जाता है, जो गलतियां भी होती हैं। अब देखो जो चीज लायबिलिटी साइड है उसकी नेचर क्रेडिट है, वो क्रेडिट साइड जा रही है, डिसीजन सिर्फ एक ही है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब आपको यहाँ पे PL का बैलेंस दिया है, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है, ये सब कुछ उठा के हम कहाँ ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट आ गया, वो ये आ गया कि WCR के ऊपर 35,000 रुपीज की क्या बन गई, क्या बन गई? क्लेम। क्लेम बन गया। क्लेम क्या होता है? लायबिलिटी। तो अब हम ये बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि अब ये हम बोल सकते हैं कि WCR नहीं रहा, ऐसा लिखने से WCR के अगेंस्ट क्लेम बन गया, क्लेम अगेंस्ट। अब अगर ये एडमिशन या रिटायरमेंट चैप्टर होता तो मैं ये एंट्री पास करता, WCR डेबिट टू क्लेम, तो वो एंट्री तो यहाँ पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीनिंग तो वही है ना कि हमारा अगर हमारा जो WCR है वो 60,000 से 35,000 रुपीज तो एक लायबिलिटी बन गया, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। ये वर्ड अगर आपको याद रहेगा, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, WCR हमारी लायबिलिटी बन गया, रेस्ट WCR ही रह गया। इससे सिंपल वर्ड्स मेरे पास नहीं है आगे तो टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं, बुकिश लैंग्वेज हो सकती है। तो WCR जो 60 था बेटा, हम एडमिशन चैप्टर में या रिटायरमेंट में आज भी अगर ये पॉइंट आ जाए आपको एग्जाम में, तो हम एंट्री पास करते हैं WCR डेबिट 60 टू क्लेम 35 टू पार्टनर्स A एंड B, जो भी पार्टनर्स के नेम है, ओल्ड रेशो। आज भी वही काम किया हमने, बस ये कि हमने ये वाली एंट्री पास नहीं की, क्योंकि ये वाली एंट्री पास करना अलाउड नहीं है, क्योंकि आज हमें हर चीज़ को रियलाइजेशन कौन में लेके जाना है। तो बेटा ये जो WCR का नाम चाहे WCR है अभी भी, उसे आप इसी नाम से, क्योंकि नेम तो हमने चेंज किया नहीं। अच्छा आप कहते हो सर नेम चेंज कर ले, मजा आता है तो नेम चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पहले आप ये एंट्री पास कर लो WCR डेबिट टू क्लेम, फिर बाय WCR की जगह पे क्या लिखा जाएगा?
क्या लिखा जाएगा? बाय क्लेम। बाय क्लेम। और जब फॉर्म बंद हो रही है तो वहाँ ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं चलती, डायरेक्ट डिसीजन होता है बस जो होता है। फॉर्म बंद हो रही हो, तुम्हें फन करना है यहाँ पे कि सब मज़ा आ रहा है ऐसे एंट्री पास करने से, नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एंट्री, सॉरी कोई भी स्टूडेंट WC और डेबिट को क्लेम नहीं करेगा। ये तब होता है जब फॉर्म चल रही है, तब हम ये लिख देते हैं तो चलता है। अभी तो बस 35,000 की WCR को रियलाइजेशन अकाउंट में ले आओ, लाकर डेबिट साइड जहाँ टू बैंक आएगा, या हो सकता है पार्टनर बोल दे कि आई विल पे, वो तो स्टेज 2 होगी ना, ये स्टेज 1 है हमारी। तो स्टेज 1 में ये डिसाइड करना होता है, ये हम अपने बेसिक्स में आगे बिल्कुल जो कोर बेसिक्स हैं, कि पहला रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा बाय WCR, दूसरा वो पे होगा या पार्टनर पे करेगा, या WCR ये कहता है कि मुझे स्टॉक पसंद आ गया तो फिर अलग बात है, ठीक है। तो अगर WCR स्टॉक को लाइक कर रहे हैं फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं, चाहे स्टॉक प्रीमियम पे जाए डिस्काउंट पे जाए, वो फालतू बात है। जब भी आप मेरे से करोगे मेरा आंसर होगा नो एंट्री। डिस्काउंट पे जा रहा है, प्रीमियम पे जा रहा है, ये सब बातें नहीं सोचनी। जब स्टॉक ही खत्म हो गया तो किस पे क्या, मैं आप इंस्टॉल में आए, मैंने मोबाइल छीन के रख लिया अपने पास, मैं नहीं दूंगा, बात ही खत्म होगी। अब आपने डिस्काउंट पे दिया कि प्रीमियम पे दिया, बताओ मेरे को। जब टीचर स्टूडेंट का मोबाइल छीन लेता है, रख लेता है अपने पास क्लास में किसी भी रीज़न से, तो बताओ स्टूडेंट टीचर को डिस्काउंट पे दे रहा है मोबाइल या प्रीमियम पे दे रहा है? अब बोलो सर छोड़ो ना, मोबाइल ही क्या हमारा, तो तब क्या डिस्काउंट प्रीमियम बातें दिमाग में आती है? नहीं ना, तब तो हम अपसेट होते हैं कि यार छोड़ो प्रीमियम डिस्काउंट करता है, आई डोंट नो, मेरा तो मोबाइल ही क्या, बस मोबाइल ही खत्म हो गया मेरे लिए तो, क्योंकि टीचर ने बोला अब मैं आपको वापस नहीं करने वाला। यही होता है हमेशा, जब भी स्कूल में क्लास में मोबाइल पकड़ा जाता है तो टीचर बोलते हैं अब ये मोबाइल आपको नहीं मिलेगा, सिम निकाल लो, मोबाइल दे दो मेरे को, क्योंकि टीचर को लाइक है वो मोबाइल, उसको रखना है वो मोबाइल। नेक्स्ट, अब इससे हम ये समझ गए कि जो भी कोई लाइबिलिटी बन गया, अगर वो एक रिकॉर्डेड आइटम है, मैं बेटा जो बोलने जा रहा हूँ अब ये बुकिश लैंग्वेज है, अगर वो आइटम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर पहले से पड़ी है, चाहे उसका नाम क्रेडिटर हो, WCR हो, वो सिर्फ स्पेलिंग्स होते हैं, इंग्लिश होती है, डजेंट मैटर, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट से आएगी पहले। फिर उसका क्या हुआ, तीन चीज़ हो सकती हैं, फर्म पे कर रही है, फर्म का बैंक यूज होगा टू बैंक, पार्टनर पे कर रहे हैं टू पार्टनर, या म्यूचुअल सेटलमेंट। उससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो आपके सामने आ जाता, चैप्टर का एंड है आज हमारा। अब एंट्री पढ़ो, क्या लिखा एंट्री, सेकंड की फर्स्ट एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू रियलाइजेशन 35, सेकंड रिमेनिंग WCR क्या किया, WCR डेबिट टू शिव एंड मोहन इन देयर ओल्ड एज। थर्ड 35,000 को पे भी करके आना है रियलाइजेशन टू बैंक। तो बेटा अकेला ये पॉइंट आपको 1.5 मार्क में आ जाएगा, हाफ ऑफ मार्क की 3 एंट्रीज हो जाएंगी, या 3 नंबर में भी आ सकता है, डिपेंड है मार्किंग स्कीम के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टूड, आगे तो रेपिटेशन मिलनी है। हाँ जी, समझ आ गया सबको? यस सर। थर्ड केस, 60,000 का WCR है, पर उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कितनी क्रिएट होगी? 75,000। तो बेटा इसमें पूरे का पूरा WCR क्या बन गया? लाइबिलिटी। लायबिलिटी बन गया, जस्ट लाइक, क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। हाँ। तो ये जो जस्ट लाइक वर्ड है ना, जो अकाउंट्स का नहीं है, यही याद रहेगा। अगर आप कभी भी हमारी मेमोरी वर्कशॉप ज्वाइन करो, या कभी मुझे आप वहाँ पे एज ए मेमोरी ट्रेनर देखोगे, तो वहाँ पे अकाउंट्स की बात नहीं हो रही होगी, आपको बड़ा अलग लगेगा, फील आएगा आपके। तो वहाँ आपको हम एक ही चीज़ समझाते हैं, जितनी भी चीज़ें स्टैंडिंग आउट हैं, जितनी भी मतलब अजीब हैं, जिनको हम बोलते हैं रिडिकुलस हैं, है ना, जितनी चीज़ें रिडिकुलस हैं, जो अजीब हैं, ओल्ड हैं, लाइफ में सिर्फ वही आ रहती हैं, उनके लिए हमें याद नहीं करना पड़ता उनको। मैंने इस चीज़ को अपने अकाउंट्स में, अपनी ट्यूशन पे, सॉरी अपनी कोचिंग में, अपनी लैंग्वेज में बहुत यूज़ किया, क्योंकि जब मैंने 2005 में फर्स्ट टाइम खुद मेमोरी वर्कशॉप ज्वाइन की थी फ्रॉम ए मेमोरी एक्सपर्ट मिस्टर विश्व रॉय चौधरी, जो मेरे गुरु भी हैं इसके अंदर, तो चंडीगढ़ में वो आए थे, फिर मैंने उनकी वर्कशॉप फिर दोबारा ज्वाइन की, कहीं भी अम्बाला में, दिल्ली में। फिर एक और हैं जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मेमोरी ट्रेनर हैं, हैरी लॉरेंस,
तो मैंने उनकी बुक्स भी स्टडी की और उनकी वर्कशॉप अटेंड करने का चांस मिला मुझे। फ़ीस काफ़ी हाई थी उनकी, 3 डेज़ की फ़ीस उनकी 60,000 थी, बट मैंने अटेंड की वो क्लास। तो उसके बाद लाइफ चेंज होगी। उसके बाद मुझे समझ आ गया कि किसी चीज़ को याद कैसे करना है, समझना कैसे है। और फिर बीइंग ए टीचर, बिकॉज आई स्टार्टेड माई टीचिंग इन 2001 से मैं स्टूडेंट्स को वो सिखा रहा हूँ, वो टीचिंग में यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मेरी टीचिंग हमेशा सिंपल हो जाती है। आप देखोगे बेटा, मेरे पास 2 घंटे पढ़ने के बाद भी आप थकोगे नहीं। वो अलग बात है आपका खुद का स्टेमिना कैसा है, बट ऐसा नहीं कि दिमाग इधर उधर हो गया, है ना। बड़े आराम से कंफर्टेबली हम बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बातें कर रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग में भी समझ आ जाता है, लाइव क्लास में भी समझ आ रहा है, बातें ही तो कर रहे हैं, हर जगह पे एक सीन ही तो क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, ये हो जाएगी आउटस्टैंडिंग बात, मगर अलग बात हो जाएगी, ये आपको याद रहेगी। मैं बोलता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश के 3 वर्ड्स, इंग्लिश के 3 वर्ड से क्या याद आ रहा है? एक्सेस, एप्लीकेशन, मनी। ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एसोसिएशन बन जाती है, ये चीज़ें याद रहती हैं। नहीं तो वर्ड्स कितने यूज़ करता हूँ मैं 1.5 घंटे में, आप कितना याद रखोगे पूरे साल में? कुछ ना कुछ तो भूल जाते हो आप। लेकिन ये यहाँ से आपको याद रहेगा, जो जो ये ना जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। अब आपको ये समझ आएगा कि अब ये तो 60,000 क्या बन गए हमारे क्रेडिटर्स, कहाँ जाएंगे? रिलाइजेशन कौन में, तो एंट्री क्या बनेगी? WCR डेबिट टू रिलाइजेशन 60, बट पे कितना करना पड़ेगा? 75। वो स्टेप 2 है, वो तो अपने आप ही हो जाएगा, रिलाइजेशन टू बैंक या टू पार्टनर। आगे आई थिंक आगे तो समझ आएगी आपको। 60 का 60 है तो WCR टू रिलाइजेशन, रिलाइजेशन टू बैंक। आगे WCR है ही नहीं हमारे पास अब ये एंटी बनाने क्या जरूरत है, कहते है ही नहीं तो है ही नहीं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे बताओ बेटा? अगर नहीं है तो क्या करेंगे, क्या शिफ्ट करेंगे उसको रिलेशन में? मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर WCR आपके पास नहीं है तो क्या उसकी कोई एंट्री बनेगी? नो सर। सिंपल है बेटा, मेरे पास एक कार नहीं है, एक ऐसी कार है जो मेरे पास नहीं है, मैंने कभी उसको पार्क किया ही नहीं अपने घर के अंदर, मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। तो मुझे उसकी पार्किंग को लेके कभी प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी मेरे पास है ही नहीं, वो गाड़ी नेबर के पास है, उसको प्रॉब्लम रहती है पार्क करने की। इसका मतलब एक तो सिंपल सी बात है, WCR का पॉइंट ही नहीं है। फिर भी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, जिसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड। इसका एक और नाम है कंटिजेंट लाइबिलिटी। पे कर दो बस, पे करने की एंट्री क्या होती है, हम सबको आती है, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसपे सीधा सेकंड स्टेप लगा, क्या लगा? सेकंड स्टेप। बस बेटा मेरी तरफ से ओके है, इससे ज़्यादा मूड भी नहीं पढ़ाने का, तो बिना मूड के पढ़ाने का पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, मैं तो ये मानता हूँ। जिस चीज़ में मज़ा नहीं आता उस चीज़ को करने का कोई फायदा नहीं। तो अब मेरी तरफ से ओके चैप्टर ये, अब आपके ऊपर है ये। इलस्ट्रेशन मेरे को जो लग रही थी कराने वाली करवा दी मैंने, 4th 8th 9th बस। इसके अलावा जितना कुछ भी तुम पढ़ोगे, आज तक तो किसी स्टूडेंट ने पूछा नहीं उनमें से कुछ डाउट। लोन को लेके पॉइंट्स होते हैं वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, फिर भी आप देख लेना कहाँ जहाँ मिलेंगे उनको हाईलाइट करते रहना। एक हाईलाइटर मिलता है मार्केट में, है ना, वो परचेज करना, वो सबके पास होना चाहिए, स्टूडेंट की पहचान है हाईलाइटर, ठीक है। तो उसको आप परचेज करना और उसके थ्रू, यह होगा आपके पास, ऐसे बोलता हूँ मैं तो उसके थ्रू जहाँ जहाँ लोन का पॉइंट मिले उसको हाईलाइट करते जाना। करते 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 इलस्ट्रेशंस को आप एंड तक ले आओ और लास्ट आपको पहुंचना है 22 पे बस। तो बेटा लिख लीजिए होमवर्क, बाकी सब बातें भूल के सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करना है। अभी आपने होमवर्क कितना किया कितना नहीं किया भूल जाना है उसको। इलस्ट्रेशन 1 to 22 कर लो, जिसको ये आती हैं उससे अपना पूरा अनसोल्ड आता है। उसके बाद फिर आप अनसोल्ड में आओगे, बैक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वहाँ क्वेश्चन 1 से 18 तक के इस होमवर्क को करोगे। और अगर आपका बैकलॉग है कोई क्वेश्चन नंबर 19 से 39 के बीच में, ओरल एंड रिटन, ये सारा होमवर्क आपको डिटेल कराया हुआ है। अगर आपको ना पता हो तो फिर दोबारा पूछ लेना व्हाट्सएप पे। तो ये 3 स्लॉट्स में आपका होमवर्क चल रहा है। ये ओल्ड होमवर्क है, ऑलरेडी डन है, और ये आपका आज का होमवर्क है। इसमें से भी इलस्ट्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है पहले से करने के लिए, बट आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का मज़ा ही अलग होता है, ठीक है। अब हम आते हैं ऐसे आपकी हेल्प करने के लिए, अगर टाइम बचा है हमारे पास, मैं आपको जैसे क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूं 1 to 18, वैसे तो वो गलत है,
ये आपका काम है, आप करो। अब मैं आपको मंडे तक या संडे तक कभी भी इसका पूरा सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। अब आप मैच भी कर लेना, आपने जो क्वेश्चन किए हैं, जो करोगे अभी अनसोल्ड बट करने हैं रिटर्न में, उसको मैच करते जाना। फिर आपके फाइनल डाउट्स ट्यूसडे को आ जाएंगे। अगर ट्यूसडे को कोई फाइनल डाउट्स नहीं हुए या ओके हो गया चैप्टर हमारा, तो फिर हम एनपीओ को स्टार्ट कर देंगे बिना रुके, ठीक है। क्योंकि एक बार एनपीओ हो जाए, टेस्ट वगैरह हो जाए आपके सारे, डिस्कस हो जाए, मॉक टेस्ट हो जाए, फिर बस आराम से सैम पेपर मैं आपको इशू करता रहूँगा, आप सैम पेपर करते रहना। वीक में एक बार मिल लिया करेंगे, 2 बार मिल लिया करेंगे, डिस्कस कर लेंगे सैम पेपर आपके साथ। एंड तक हम आपको बिजी रखेंगे उस तरीके से। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। आ जाओ बेटा सब लोग, एक्सरसाइज क्वेश्चन, लेकिन मेथड चैप्टर ओवर है, चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड। सो क्वेश्चन 1, रीड करो क्वेश्चन 1। हेलो गगनीश, हेलो गगनीश, आ रही साउंड आपको? आर यू एबल टू लिसन गगनीश? Yes, sir. इज इट राइट टाइम टू एंटर द क्लास जब चैप्टर ओवर हो चुका है? इट्स ऑलरेडी 5 o'clock, 3:30 पे मैंने आईडी शेयर की थी, 1.5 घंटा हो चुका है, क्लास ओवर हो चुकी है। अगर हेलो हाई करनी है तो बेटा बाद में भी कर सकते हो, क्लास के बाद। अभी मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, चैप्टर वैसे भी ओवर हो गया, आपके काम का कुछ नहीं रह गया अब इसमें। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लैनन बिल्डिंग बुक वैल्यू 160 सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज ब्रोकरेज 2%। तो बेटा अगर हम एक बिल्डिंग 3 लाख की सेल करते हैं, 2% की ब्रोकरेज है उसके ऊपर, 6,000 रुपीज की, तो बिल्डिंग कितने में सेल हुई? बोलो भी सब लोग, कितनी सेल हुई बिल्डिंग? 2,94,000। तो हमें सिर्फ 294 की एंट्री पास करनी है। मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, पहले बताया था बेटा, डायरेक्ट एंट्री है, बस एक 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप सुन लीजिए फिर से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैनन बिल्डिंग, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लैनन बिल्डिंग शिफ्ट हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैनन बिल्डिंग। सेकंड, अभी लैनन बिल्डिंग कितनी की सेल हो रही है? कितनी की सेल हो रही है? 294. 294। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 294। अब जनरलाइज द ट्रांजैक्शन एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ वर्क। तो आप यहाँ सेकेंड एंट्री बनाओगे हमेशा, फर्स्ट एंट्री बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि जनरल एंट्री लिखा है, ट्रांजैक्शन लिखा है, ट्रांजैक्शन लिखा होता या जनरल एंट्रीज लिखा होता तो हम दोनों बनाते, ठीक है, तो हम दोनों बनाते। सेकंड, तो यहाँ एक एंट्री बनेगी, सेकंड क्वेश्चन रीड करो। What generality will be passed when an account unrecorded liability 15,000 is settled at 10,000? पहली बात तो बेटा लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, तो हम स्टेप 1 में कुछ नहीं कर सकते। इज सेटल्ड एट 10,000, तो इट मीन्स 10,000 ही पे करनी है। क्वेश्चन ये है कि कौन पे कर रहा है? एक्स पे कर रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी बोलो? Realization 2x. सिंपल, रिलेशन एक्स 10,000 से। थर्ड, बी पॉइंट में आ जाइए। अ मशीन जिसकी बुक वैल्यू 15,000 थी गिवन टू राकेश
अ क्रेडिटर ऑफ 22,000 एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 12,000, ये वो। अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना ये, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ एक मशीन एक क्रेडिटर लेके जा रहा है, तो क्रेडिटर किसको लाइक कर रहे हैं, मशीन को, तो ये किसका पार्ट हो गया। म्यूचुअल सेटलमेंट। इस बात पे ध्यान नहीं देना कि किस प्राइस पे लेके जा रहे हैं, जब आपके लिए मशीन खत्म होगी, जब कभी लगे, तो मेरी मोबाइल वाली एग्जांपल को याद रखना कि जब क्लास में आओगे, मुझे आगे से मेरे सामने आओगे, मैं आपका मोबाइल छीन के रख लूँगा, फिर मोबाइल डिस्काउंट पे दिया या प्रीमियम दिया, जो मर्जी मान लो, आपका मोबाइल गया आपके हाथ से, तो हमारे हाथ से मशीन गई, क्रेडिटर गया, खत्म बात, इसकी एंट्री तो कोई बनती नहीं है। क्या कुछ कैश पे किया जा रहा है रिमेनिंग, बताइए आगे। क्या यहाँ पे कोई और एंट्री बन सकती है, यस बन सकती है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है बेटा, वही हाईलाइटर उठाओ, हाईलाइटर से हाईलाइट करो पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज डेट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं नहीं करवाऊंगा, आप पहले प्रैक्टिस करके आओगे, और मैं आपको सॉल्यूशन शेयर करूंगा, आप मैच करोगे, और डाउट्स के तौर पे हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर भी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से करना है। अब आपने देखा कि उसकी तो एंट्री नहीं बनेगी जो बिल्डिंग मशीनरी जा रही है, लेकिन उसने क्या ली थी एज ए पार्शियल पेमेंट, ये गड़बड़ होगी बेटा। पार्शियल पेमेंट का मीनिंग क्या होता है, आधी पेमेंट। हाँ, इट इज अ पार्ट, पार्शियल पेमेंट मीन्स हम एक पार्ट के तौर पर उस लायबिलिटी को सेटल कर रहे हैं। म्यूचुअल सेटलमेंट का मीनिंग होता है फुल सेटलमेंट, कंप्लीट सेटलमेंट, लेकिन यहाँ तो हुई नहीं। वो कहता मैं मशीन भी लेके जाऊंगा, पैसा भी चाहिए मेरे को, फिर पैसा देना पड़ेगा। अब ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि वैल्यूएशन कितने में हुई थी। अब मैं अपनी एग्जांपल फिर से लेता हूँ कि बेटा मेरी फीस 30,000 की है, बट क्योंकि मुझे आपका मोबाइल पसंद आ गया है, मैं आपका मोबाइल टेक ओवर करूंगा, साथ में 5,000 पे और लूंगा, तो आपकी एंट्री किसकी बन जाएगी, सिर्फ 5,000 की। पर मैं बोल दूं कि आपका मोबाइल मैं वैल्यू कर रहा हूँ 25,000 में, तब भी आपको क्या समझ आएगा, 5,000। 5,000 और पे करना है। सिंपल है। जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं अपनी फीस के बदले में आपका मोबाइल लेके जा रहा हूँ, तब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका मोबाइल 25,000 में वैल्यू किया, जो पहले 40,000 का था, या 44 में वैल्यू किया, तब ये बातें अनइम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मैं बोलता हूँ हमेशा इग्नोर दैट, अभी भी वहां तक तो इग्नोर ही करना है आपको। बट अगर आपको रेस्ट बैलेंस निकालना हो, तो रेस्ट बैलेंस तो निकालना पड़ेगा। वो रेस्ट बैलेंस कैसे आएगा, सिंपल है कि क्रेडिटर्स जो थे वो 22,000 के थे, लेकिन उन्होंने जो एसेट टेक ओवर की है, चाहे वो आपके लिए 15 की हो, वो उन्होंने 12,000 की टेक ओवर की है, तो ये 15 और 12 की कोई एंट्री नहीं बनेगी। आज भी मैं अपनी बात पे स्टेबल हूँ कि 15,000 और 12,000 की एंट्री नहीं बनेगी, बट वो था पार्शियल पेमेंट, तो बाकी 10,000 की एंट्री बनानी पड़ेगी, वो बना दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ऐसे बहुत ही डीप लेवल पे डिटेल में आपको करने हैं पॉइंट्स, और रिटर्न में करने सारे। और ये होमवर्क करने के बाद आप मुझे पिक शेयर करोगे, 18 क्वेश्चंस के होमवर्क की पिक शेयर करोगे, क्योंकि रिटर्न में चाहिए मुझे सबसे। और जो जो पिक शेयर कर देगा, मैं सॉल्यूशन इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। कई बार मैसेज रीड लेट होता है, वो अलग रीज़न है, फ़ोन कर लिया करो आपको अभी भी ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे अब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो अब इस टाइम जितने व्हाट्सएप आ रहे हैं, तो बाद में आंसर दिया जाएगा इसका, या कई बार बिजी होते हैं अलग वर्क में, तो सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये आपका होमवर्क है आज का। अब कोई और बात है बताइए, एनीथिंग एल्स। सर रिकॉर्डिंग में ना एक पार्ट होगा, मेरा माइक नहीं चल रहा था, तो माइक ऑन हो गया, जब ठीक हो गया था एकदम से, उसको कट कर देना थोड़ा। नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ बेटा, अभी तक सुना नहीं मुझे। नहीं सर, जब आप पहले, जब आपके पेन का जो हो गया था ना, प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा सा। मैंने पॉज कर दी थी उस टाइम। थैंक यू सर।
बट ये नहीं पता, मैंने पॉज तो की थी उस टाइम, की थी जब जब कनेक्शन लॉस्ट हुआ था, सॉरी उस टाइम तो की थी मैंने। उस टाइम कह रहे हो आप? नहीं नहीं सर, जब आपका तो पेन करना बंद हो गया था। स्टार्टिंग में था। हाँ जी सर, बस उस एक मिनट टाइम बेटा, पे मेरे मैं को थोड़ा कट कर मुझे देना। एक मिनट, अब ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, एक मिनट ठहरो, मैं रिकॉर्डिंग ओवर करूँ। हाँ जी, एनीथिंग एल्स जो रिकॉर्डिंग में होना चाहिए, रिकॉर्ड, कोई डाउट है किसी का, फिर बात करते हैं। नो सर, थैंक यू सर।